सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जीएसटी से जुड़े 4 बिल कैबिनेट से मंजूर। धन विधेयक के रूप में इसी हफ्ते हो सकते हैं पेश। विधानसभाओं से मंजूरी जरूरी। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध के पक्ष में चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। मामलों के जल्द निपटारे के लिए बने विशेष अदालत। गंगा और यमुना नदी को जीवित इकाई का दर्जा। उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 8 हफ्ते में गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का निर्देश। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय मूल के पादरी पर हमला करने वाला गिरफ्तार। फादर मैथ्यू पर विशेष प्रार्थना सभा के दौरान किया गया था वार। राजनयिकों से संपर्क में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और रांची टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रही ऑस्ट्रेलियाई टीम। दोहरा शतक जड़ने वाले पुजारा बने मैन ऑफ द मैच। 25 मार्च से धर्मशाला में सीरीज का आखिरी टेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल हुई कैबिनेट की बैठक में जीएसटी से संबंधित 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई। इनके इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। ये सभी विधेयक धन विधेयक के तौर पर पेश किए जाएंगे। जिन 4 विधेयकों को मंजूरी मिली है उनमें सीजीएसटी विधेयक, आईजीएसटी विधेयक, यूजीएसटी विधेयक और मुआवजा विधेयक शामिल हैं। इन चारों विधेयकों को जीएसटी परिषद से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। जीएसटी परिषद ने व्यवस्था के तहत पहले ही 5, 12, 18 और 28% के 4 स्तरीय कर ढांचे का फैसला किया है। इसके अलावा लग्जरी वस्तुओं पर उपकर लगाया जाएगा। केंद्र सरकार देश भर में 1 जुलाई से नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी जीएसटी लागू करना चाहती है। राज्यसभा में कांग्रेस ने मणिपुर और गोवा में सरकार गठन में राज्यपालों की कथित भूमिका पर चर्चा की मांग की है। इसके लिए पार्टी ने नियम 168 के तहत सब्सटैंटिव मोशन दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इन राज्यों में सरकार गठन के लिए न्योता देने में पक्षपात हुआ है। उपसभापति ने सदस्यों को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सभापति के फैसले से जल्द उन्हें अवगत कराया जाएगा। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मणिपुर और गोवा के राज्यपालों के आचरण पर चर्चा करने के लिए नियम 168 के तहत सब्सटेंसिव मोशन यानी मूल प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा शुरू कराने को लेकर आसन से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर कब विचार किया जाएगा। अगेंस्ट द गोवा गवर्नर, सब्सटेंटिव मोशन अंडर रूल 168, आई वुड लाइक टू नो and request that when this motion will be taken up, because I have not been informed as yet and it's not been listed in the business for today. As you had mentioned that day, it will be considered and you will discuss it on Monday. I'll reply to you. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और जेडीयू सांसद शरद यादव ने भी इस प्रस्ताव पर जल्द विचार का समर्थन किया। ये विषय यहाँ 0 आवर में इस पर उठाया था। ये मुद्दा हम लोगों ने और विपक्ष ने मुद्दा उठाया था और आपने फ्राइडे को ये बताया था ऑनरेबल मेंबर दिग्विजय सिंह जी को कि आपका जो मोशन है, इस मोशन में गवर्नर का कंडक्ट डिस्कस किया नहीं जा सकता। शुक्रवार को ये बात हुई थी कि आज जो है वो रेजोल्यूशन जो उनका है दिग्विजय सिंह का आज आएगा और मैं मानता हूं कि इस वक्त गुजरने से बात तो वक्त पर ही होती है। मेरी आपसे विनती है कि आज के लिए इंप्रेशन था कि इनका रेजोल्यूशन आज मान लिया जाए। उपसभापति पीजे कुरियन ने कांग्रेस सांसद के सब्सटेंसिव मोशन पर कहा कि जब सभापति इस नोटिस की स्वीकार्यता पर फैसला कर लेंगे तो इसकी सूचना दे दी जाएगी। Honorable LOP, you are a seasoned and senior member, lot of experience in the parliament, both in the Rajya Sabha and Lok Sabha. You know, if a motion is given to the honorable chairman or to the office secretariat for that matter, there is a procedure to be followed up. माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इस मुद्दे को उठाया था। हम लोगों ने कहा कि आप उस पर नोटिस दीजिए। नोटिस देने के बाद चेयर तय करेगी कि वो किस सब्स्टेंटिव मोशन में चर्चा होगी या किसी और नियमों के तहत होगी, उस पर हम लोग तय करेंगे। मणिपुर और गोवा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया।
दोनों राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल शून्यकाल के दौरान किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठा। कांग्रेस ने सरकार से जल्द वादा पूरा करने की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उधर जंतर मंतर में तमिलनाडु से आए किसानों का प्रदर्शन जारी है। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी की वजह से किसानों को फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक महाराष्ट्र में 114 किसानों ने खुदकुशी की है। वहीं महज 46 किसानों को मुआवजा मिला है, जबकि 58 मामले विचाराधीन हैं। उत्पादन हुआ किसान का और उसको सही मूल्य नहीं मिला है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि किसानों के कर्ज माफ को जो वायदा इस सरकार का था, अगर कर दिया गया होता तो ये 114 मौतें सिर्फ एक राज्य में नहीं होती। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी केंद्र सरकार से देश भर में किसानों का कर्ज माफ करने की अपील की। Request the Honorable Prime Minister to give a complete loan waiver to all the farmers under distress in the country. दिल्ली के जंतर मंतर में तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। इनका आरोप है कि राज्य में पानी की कमी और कर्ज की परेशानी के चलते 400 किसान खुदकुशी कर चुके हैं और केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही। साथ ही कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड और नियामक कमेटी बनाने की मांग की गई है। For the past 70 days, central government has taken any steps to give the loan, the drought relief fund. Like that, during the election, the Modi said that if I will be the Prime Minister of India, I will link the rivers. I will give 2-term profitable price. So far, he has not given for that. कई राज्यों में कर्ज के बोझ के चलते किसानों के आत्महत्या करने की खबरें आई हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किसानों को राहत देने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात की थी। उन्होंने केंद्र से कोई योजना बनाकर किसानों को राहत पहुंचाने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बीते 1 महीने में घटी 3 घटनाओं को चिंताजनक बताया और कहा कि ये घटनाएं महज कानून व्यवस्था की बजाय घृणा अपराध की हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हिंसा पर बयान देते हुए कहा कि इन घटनाओं पर अमेरिकी सरकार भी गंभीर है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका से वाणिज्यिक या दूसरे संबंध इस जांच की दिशा में आड़े नहीं आएंगे। कैंसस के गवर्नर ब्राउनबैक ने, जैसा मैंने बताया, कि उसको इंडिया अमेरिका अप्रिसिएशन डे घोषित किया 16 मार्च को, और उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच, मतलब मैं आश्वस्त करता हूं कि इसकी बहुत ही निष्पक्ष जांच होगी। तो इन तमाम चीजों का जिक्र ये बताता है कि इसको अमेरिकी प्रशासन ट्रेंड नहीं बनने देगा। इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों की तारीफ करते हुए सरकार से इस बारे में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। That has grown, and that is reflecting in this sort of hate against what they call outsiders. It is strange because USA is a country where all of them are outsiders. सरकार को सारे इलाकों में, पूरे अमेरिका में इस तरह का प्रभाव जो पड़ा है, उस प्रभाव के घेरने का और उनको खोजने का काम भी करना चाहिए। Entire hate is emerging out of the racial approach of the present establishment there, and the government of India should speak out independently, questioning certain policies of US. जिस प्रकार से इमिग्रेंट्स के मामले में जो 2-2, 3-3 पीढ़ियां वहां रह चुके हैं, उनके मामले में भी उनको भारी समझकर और उनके रंग भेद के इश्यू पर लेकर भी जिस प्रकार से मानसिकता में परिवर्तन अमेरिका में आया है, ये एक अत्यधिक गंभीर विषय है। दरअसल 22 फरवरी को अमेरिका के कंसास में 32 वर्षीय भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की एक अमेरिकी नागरिक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 2 मार्च को भारतीय मूल के हर्निश पटेल की कैरोलिना में हत्या कर दी गई, जबकि 4 मार्च को भारतीय मूल के ही अमेरिकी नागरिक दीप राय पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विश्वविद्यालयों समेत देश के उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। लोकसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने माना कि शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही 20% पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने इसकी बड़ी वजह छात्रों में शिक्षक के पेशे को लेकर
उदासीनता को बताया है। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और इनमें पदों को भरने की प्रक्रिया चलती रहती है। साथ ही रिटायर हुए शिक्षकों को संविदा के तहत 70 साल तक शिक्षण कार्य में लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में आयोग ने कहा कि जिन नेताओं को दोषी ठहराया जा चुका है उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। आयोग ने कहा कि वो जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और न्यायपालिका के सदस्यों से जुड़े आपराधिक मामलों का फैसला करने के लिए विशेष अदालतें बनाने के भी पक्ष में है। फिलहाल दोषी ठहराया गया कोई शख्स 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने आयोग से पक्ष रखने के लिए कहा था। विधायकों के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम आयु की सीमा तय करने से जुड़ी मांग पर आयोग ने कहा कि यह मामला कानूनी दायरे में आता है और इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गंगा और यमुना नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया है। किसी नदी को ऐसा दर्जा दिए जाने का दुनिया में यह दूसरा मामला है। अदालत ने केंद्र को 8 हफ्ते में गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा है कि गंगा हमारे लिए मां है और अदालत ने इसकी पुष्टि की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को मनुष्य के समान अधिकार देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों पवित्र नदियों को जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी है। खंडपीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल को गंगा नदी की तरफ से अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत किया है। साथ ही नमामि गंगे परियोजना के निदेशक को गंगा की सफाई और संरक्षण का भी आदेश दिया। आदेश दिया कि 8 हफ्ते के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड स्थापित किया जाए और परिसंपत्तियों का बंटवारा किया जाए। परंतु उससे महत्वपूर्ण यह है कि आज गंगा को जीवित साधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा जीवित व्यक्ति के समान अधिकार दिए गए। अदालत ने हरिद्वार निवासी मोहम्मद सलीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने देहरादून के डीएम को ढकरानी की शक्ति नहर से 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए और पालन नहीं करने पर डीएम को निलंबित करने का भी आदेश दिया। साथ ही केंद्र सरकार को 8 सप्ताह में गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। हम तो गंगा को हमेशा से ही माँ कहते हैं, तो माँ लिविंग पर्सन ही होती है। हाईकोर्ट ने उसी की पुष्टि कर दी है। और जो कहा आपने कि वो बोर्ड बनाने की बात, तो उसका उत्तर सरकार देगी, हमारा डिपार्टमेंट देगा। जब उत्तर प्रिपेयर करेंगे तो आपकी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है कि कोर्ट के इस फैसले से देश की सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी के हालात में सुधार होगा। अभी तक दुनिया में सिर्फ न्यूजीलैंड की वांगनुई नदी को ही जीवित मनुष्य के समान दर्जा हासिल है। वहां की संसद ने वांगनुई नदी को बचाने के लिए उसे ये दर्जा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सोमवार को अफसरों को ईमानदारी, पारदर्शिता और स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही राज्य से गुंडाराज खत्म करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य भी तय किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नियुक्त किए गए गैर सरकारी सलाहकार, अध्यक्ष परिषद उपाध्यक्षों को सेवा मुक्त कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी सरकार के सभी निगम अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कार्य मुक्त कर दिया। प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से प्रेस नोट जारी करके आदेश पारित किया गया है। कृषि उत्पादन, समाज कल्याण, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के आयुक्तों समेत प्रदेश सरकार के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाए। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आदित्यनाथ योगी राज्य की कानून व्यवस्था चुस्त बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा और सरकार की प्राथमिकताएं बताई। मंत्रिमंडल के बंटवारे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा के लिए आदित्यनाथ योगी आज दिल्ली भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सोमवार को लखनऊ में राज्य के पुलिस और प्रशासनिक महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों से सूबे की कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद में बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की हत्या के मामले पर चिंता जताई। साथ ही डीजीपी जावेद अहमद से सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर बेहतर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस बीच उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात की। लोक कल्याण संकल्प पत्र था, उसके हिसाब से हमारी सरकार क्या चाहती है ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उनको जानकारी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसी प्रकार से सभी अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो भी अपने संपत्ति का बयान दें। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है। उनके शपथ लेने के कुछ घंटे बाद इलाहाबाद में बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर मायावती ने राज्य सरकार की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा पावर में रहे चाहे बीजेपी पावर में रहे, बात एक ही है, लॉ एंड ऑर्डर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीएसपी नेता की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। 5 टीमें बनाई गई हैं जो डिफरेंट जगहों पे भेजी गई हैं, ताकि हम इस केस का जितनी जल्दी हो इसके जो भी सही मुलजिम है वो गिरफ्तार करके जेल भेजें। आदित्यनाथ योगी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री और 44 मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह के बाद आदित्यनाथ योगी ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों के लिए काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शक्ति परीक्षण में पास हो गए हैं। उन्होंने विधानसभा में कल ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। मणिपुर में बीजेपी की अगुवाई में बनी सरकार ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रही। विश्वास मत पर वोटिंग नहीं हुई टीएमसी के एकमात्र विधायक रविंद्र सिंह ने भी एन बीरेन सिंह सरकार का समर्थन किया। निर्दलीय विधायक असाब उद्दीन भी बीजेपी के पक्ष में दिखे। इस तरह से स्पीकर को छोड़कर सरकार के पक्ष में 32 विधायक दिखे। एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। I really congratulate my teams, the honorable MLAs, including the opposition's MLAs, and this is a success of the Modi ji. It's not the BJP. Just whatever he has given the inspiration to the people of the state, and mainly the national leaders. I'm sure under the leadership of our BJP government here, Manipur will see unity, development and progress. One of the priority areas for our government will be and should be to create unity in the state. इससे पहले बीजेपी के यमनम खेमचंद को ध्वनि मत से मणिपुर विधानसभा का स्पीकर चुना गया। वे सिंगजामी विधानसभा सीट से विधायक हैं। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी को सिर्फ 21 सीटें मिल पाई थी, लेकिन बीजेपी छोटी पार्टियों नेशनल पीपुल्स पार्टी, नगा पीपुल्स फ्रंट, एलजीपी और टीएमसी के समर्थन से राज्य में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायक टी श्याम कुमार भी सरकार में मंत्री बन गए। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलने पर कांग्रेस ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में साथी डॉक्टरों के साथ मारपीट के विरोध में राज्य के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर कल सामूहिक अवकाश पर रहे। डॉक्टरों का कहना है कि पूरी सुरक्षा नहीं मिलने तक वो काम नहीं कर सकते हैं। इस हड़ताल के चलते अस्पतालों में मरीजों को काफी परेशानी हुई। इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। ये प्रदर्शन है हाल के दिनों में महाराष्ट्र में कई जगहों में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों पर हमले के विरोध का। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सोमवार को सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहे। उनका कहना है कि वे ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते हैं। हमारी खुद की हॉस्पिटल में 6 महीने पहले ऐसा हादसा हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। तो जब तक हम अश्योर नहीं हो जाते कि हम सेफली अपना काम कर सकते हैं, तब तक हम ये मास बंद चालू रखेंगे। इस बारे में मुंबई के मेयर ने रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ बैठक की। अस्पताल प्रशासन भी डॉक्टरों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने का भरोसा दिलाया है। कम होने के लिए जो उनकी कुछ सजेशंस है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, एक पेशेंट के लिए 2 रिश्तेदार को हम 2 पास देते हैं, उस तरह से सिक्योरिटी और हम बढ़ाने वाले हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश को देखते हुए अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
पूछकर जाने नहीं छोड़, डॉक्टर को मारा करके बोल रहा है। अब क्या क्या हुआ हमको, क्या पूरा पब्लिक परेशान है ना अभी से, क्या कर सकते। ये तो तारा दहशत स्टाइल है, बाजू आदमी ने घरे का दहशत स्टाइल है। हम लोग इतना दूर आए फिर वापस आए, थोड़ा प्रॉब्लम समझना चाहिए लोगों ने। राज्यसभा में सांसद विकास महात्मे ने इस मुद्दे को उठाया और डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने पर जोर दिया। डॉक्टर विल नॉट cause any harm to the patient intentionally, so it's my appeal that stringent laws should be created, those should be implemented. पिछले दिनों धुले, नासिक, औरंगाबाद और सायन के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से मरीजों के परिजनों के मारपीट के मामले सामने आए हैं। इसके बाद से डॉक्टर अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इन सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें हिमाचल प्रदेश की भूराज, मध्य प्रदेश की अत्तर और बांधवगढ़, राजस्थान की धौलपुर, कर्नाटक की नंजानगुड़ और गुंडलुपेट, झारखंड की लिट्टीपाड़ा, पश्चिम बंगाल की कांथी, दक्षिण और असम की धेमाजी शामिल हैं। चुनाव आयोग 13 अप्रैल को नतीजों की घोषणा करेगा। इसके अलावा सिक्किम की बुटरुक और तमिलनाडु की राधाकृष्णा नगर सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होगा। राधाकृष्णा नगर विधानसभा सीट तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद खाली हुई है। विधानसभा सीटों के साथ 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इनमें जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और अनंतनाग के साथ केरल की मलापुरम लोकसभा सीट शामिल है। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय का कल ऐलान कर दिया गया। नए उपक्रम के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला होंगे, वहीं मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ वोडाफोन से होगा। एकीकृत कंपनी में विलय प्रक्रिया पूरी होने के साथ आदित्य बिरला समूह को 3,900 करोड़ रुपए में 4.9% हिस्सेदारी का हस्तांतरण होगा। इसके बाद वोडाफोन की 45.1% हिस्सेदारी होगी। आइडिया के पास 26% हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होगी। आगे जाकर आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन का हिस्सा बराबर हो जाएगा। दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया पूरी होने में 2 साल का वक्त लगेगा। विलय के बाद ही देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होगी। दोनों के मिलने से जो नई कंपनी बनेगी उसके ग्राहकों की संख्या 39.40 करोड़ तक होगी। सरकार ने भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एसबीआई की देश भर में 126 महिला ब्रांच हैं और इसकी महिलाओं तक ज्यादा पहुंच है, जबकि महिला बैंक की देश में 7 ही शाखाएं हैं और इसका प्रशासनिक और प्रबंधन खर्च भी ज्यादा है। ऐसे में इस विलय से एसबीआई के देश भर में नेटवर्क का फायदा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय मूल के पादरी पर हमले को लेकर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मामले पर संज्ञान लेते हुए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजनयिकों से बात की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 72 साल के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा वाणिज्य दूतावास पुलिस के संपर्क में है और मामले को लेकर जानकारी देता रहेगा। रविवार को फादर मैथ्यू पर विशेष प्रार्थना सभा के दौरान अज्ञात हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद उन्हें मामूली चोटें आई थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में भारत की ओर से चलाई जा रही हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं की जानकारी मांगी है। इस्लामाबाद में चल रही 2 दिवसीय सिंधु जल आयोग की बैठक में पड़ोसी देश ने यह मांग रखी। पाकिस्तान ने अपने विशेषज्ञों को परियोजनाओं की जांच के लिए इजाजत देने के लिए भी कहा है। करीब 2 साल बाद हो रही इस बैठक में सिंधु विवाद से जुड़े कई और अहम मामलों पर भी चर्चा हुई है। पाकिस्तान ने परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताओं से भारतीय दल को अवगत कराया। हालांकि इस दौरान रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के बारे में चर्चा नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के भाग लेने पर चीन ने ऐतराज जताया है। चीन ने भारत से कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में अड़चनों से बचने के लिए उसकी मुख्य चिंताओं के खिलाफ कदम नहीं उठाया जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने भारत से अपील भी की। उन्होंने कहा कि तिब्बत के प्रति चीन की प्रतिबद्धता का सम्मान किया जाएगा। 17 मार्च को बिहार के राजगीर में आयोजित सम्मेलन में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा शामिल हुए थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सेमिनार का उद्घाटन भी किया था। इससे पहले चीन ने इसी महीने दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने की मंजूरी देने पर भी ऐतराज जताया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 24 मार्च को अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पेंटागन के प्रवक्ता जेफ डेविस ने कल इस बात की जानकारी दी। उन्होंने साफ किया कि भारत हमेशा से अमेरिका का मजबूत सुरक्षा साझेदार रहा है, लिहाजा इस हिस्सेदारी को आगे भी बरकरार रखा जाएगा। डोवाल इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर से भी मुलाकात कर सकते हैं। दुनिया से सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत 122वें स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल भारत 118वें नंबर पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की सालाना सूची में भारत चीन, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। उसने 155 देशों की सूची में डेनमार्क को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं पड़ोसी देश चीन 79वें और पाकिस्तान 80वें स्थान पर है। आतंकवाद से पीड़ित इराक को 117वां स्थान मिला है, जबकि अमेरिका 14वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट को प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को आधार बनाकर तैयार किया गया है। बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी की बदौलत रांची टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाबी हासिल की। तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाज पूरे दिन के खेल में सिर्फ 4 ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पेवेलियन की राह दिखा सके। 5वें दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 204 रन बना लिए थे। पीटर हैंड्सकॉम्ब ने नाबाद 72 और शॉन मार्श ने 53 रनों की पारी खेली। पहली पारी में भारत को 152 रनों की बढ़त मिली थी। पहली पारी में शानदार दोहरा शतक लगाने वाले चेतेश्वर पुजारा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं। आखिरी टेस्ट 25 मार्च से धर्मशाला में खेला जाना है। ईरान में आज पारसी समुदाय का नया साल नवरोज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को नवरोज की बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पारसी समुदाय को देश की ओर से बधाई दी। नवरोज के दिन पारसी लोग अपने घर की सीढ़ियों पर रंगोली सजाते हैं। चंदन की लकड़ियों से घर को महकाया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ नए साल के स्वागत में ही नहीं, बल्कि हवा को शुद्ध करने के मकसद से भी किया जाता है। नवरोज के दिन भर घर में मेहमानों के आने जाने और बधाइयों का सिलसिला चलता है। हर साल 21 मार्च को नवरोज मनाया जाता है। और अब बात खास शख्सियत की करेंगे। शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज ही के दिन 1913 में उनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। बनारस के घाटों से उठा उनका संगीत न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी गूंजा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी उनकी शहनाई ने ही देश को आजाद होने की खबर दी थी। आइए सुनते हैं उनकी शहनाई के कुछ स्वर। और अब आखिर में हेडलाइंस। जीएसटी से जुड़े 4 बिल कैबिनेट से मंजूर। धन विधेयक के रूप में इसी हफ्ते हो सकते हैं पेश। विधानसभा से मंजूरी जरूरी। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध के पक्ष में चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। मामलों के जल्द निपटारे के लिए बने विशेष अदालत। गंगा और यमुना नदी को जीवित इकाई का दर्जा। उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 8 हफ्ते में गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का निर्देश। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय मूल के पादरी पर हमला करने वाला गिरफ्तार। फादर मैथ्यू पर विशेष प्रार्थना सभा के दौरान किया था वार। राजनयिकों से संपर्क में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और रांची टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रही ऑस्ट्रेलियाई टीम। दोहरा शतक जड़ने वाले पुजारा बने मैन ऑफ द मैच। 25 मार्च से धर्मशाला में सीरीज का आखिरी टेस्ट। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।